नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने अप्रैल महीने में ही राज्य का बागडोर संभाला था, अब वो इस्तीफा देंगे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा है। 3 दिन के दिल्ली दौरे के बाद वो देहरादून पहुंच गए हैं। देहरादून पहुंचकर वो मीडिया के सामने भी आए, लेकिन उन्होंने इस्तीफे को लेकर कुछ नहीं कहा, बस अपनी सरकार की कुछ योजनाओं का जिक्र किया। अब उत्तराखंड का नया सीएम कौन होगा, इसका जवाब शनिवार दोपहर होने वाली विधायक दल की बैठक में मिल सकता है। इसके लिए बीजेपी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बतौर पर्यवेक्षक देहरादून भेजने का फैसला किया है। और इस बारे में देहरादून से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। तो उत्तराखंड में अब TSR 2 का भी इस्तीफा। TSR 2 यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत, जो बमुश्किल 4 महीने भी राजकाज नहीं चला पाए। उनके बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर तमाम कयास लग रहे हैं। उन कयासों पर बात करने से पहले ये बात करना ज़रूरी है कि उत्तराखंड के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं और 21 साल में उत्तराखंड 10 मुख्यमंत्री देख चुका है। नारायण दत्त तिवारी का 5 साल का कार्यकाल अगर आप अलग कर दें, क्योंकि वो अकेले मुख्यमंत्री थे जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, तो बाकी बचे 16 सालों में इस राज्य ने 9 मुख्यमंत्री देखे और अब एक और मुख्यमंत्री देखने जा रहा है। मेरे पीछे राजभवन है, यहाँ अब 11वें मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन ये बात करना ज़रूरी है कि ये उत्तराखंड की जनता के साथ जो मजाक सा हो रहा है, ये कर कौन रहा है। उत्तराखंड की जनता ने तो इस बार जबरदस्त जनादेश बीजेपी को दिया था। 70 विधायकों की विधानसभा में 57 विधायक इस बार बीजेपी के चुनकर आए थे। अब सवाल यह है कि बीजेपी का नेतृत्व इन 57 विधायकों में एक भी चेहरा ऐसा नहीं ढूंढ सका जो 5 साल राजकाज पूरा कर पाता। ऐसा विश्वसनीय चेहरा नहीं निकला जो 5 साल के लिए जोरदार काम कर पाता। ये गलती क्या जनता की है या ये गलती बीजेपी नेतृत्व की है, ये सोचने का सवाल है। अब मेरे पीछे राजभवन में 11वें मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। ये कौन होगा, इसे लेकर तमाम कयास चल रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए कुछ नेता हैं, जैसे सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, क्या ये अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसी अटकलें भी चल रही हैं। एक नाम धन सिंह रावत का भी चल रहा है, जो इस राज्य में भी, इस पिछली सरकार में भी मंत्री रहे। और एक नाम पुष्कर सिंह धामी का भी है, जो कुमाऊं के खटीमा से विधायक हैं बीजेपी के और बड़े सरल सौम्य चेहरे हैं। जिन लोगों के नाम बीजेपी में ज़्यादा चलते हैं, अक्सर वो पीछे रह जाते हैं। ये देखने में लगातार बीजेपी में सामने आया है। अब देखना यह है कि इस बार बीजेपी अपने पिटारे से किसको निकाल कर लाती है। लेकिन जिसको भी निकाल कर लाए, ये तो साबित हो चुका है कि जनता का जो जनादेश था, उसके साथ बहुत ईमानदार कोशिशें राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं की जनता को एक अच्छा शासन देने की। चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, जनता भी अपना कुछ ना कुछ मन जरूर बना रही होगी। तो मेरे पीछे राजभवन अब जल्द ही नई गहमा गहमी का केंद्र बनेगा। देहरादून से मैं सुशील बहुगुणा, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। राजधानी लखनऊ में शायर मुनव्वर राना के घर पर देर रात बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची। उन्होंने छापेमारी की। घर वालों का आरोप है कि बिना सर्च वारंट के पहुंची पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। दरअसल पुलिस मुनव्वर राना के बेटे को ढूंढ रही है, जिन पर आरोप है कि अपने चाचाओं को उन्होंने फंसाने के लिए खुद के ऊपर गोली चलने की फर्जी कहानी बनाई है। दरअसल मुनव्वर राना का उनके भाइयों के साथ खानदानी जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। रात करीब 1:15 बड़ी तादाद में पुलिस ने मुनव्वर राना के घर को घेर लिया। बाकी पुलिस वाले उनके घर में घुस गए। वे उनके बेटे तबरेज को ढूंढ रहे थे। हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा कहीं ले जाना है, आप मुझे नहीं चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। पुलिस का जो आने का तरीका था वो लग रहा था किसी बहुत बड़े गैंगस्टर के घर पर वो आ रही है, कि एकदम 60-70 आदमियों का आना और 30-35 मेरे घर में डायरेक्ट बेडरूम तक चले गए और मेरी बेटियों से, बच्चियों से धक्का मुक्की की। मुनव्वर राना के बेटे तबरेज ने आरोप लगाया था कि रायबरेली में उनकी कार पे उनकी जान लेने को हमला हुआ। उसने इसमें अपने 4 चाचा और एक भतीजे पे FIR की थी। पुलिस ने मौके की CCTV फुटेज जांची तो दिखा कि तबरेज की कार खुद आके एक जगह रुक जाती है, तब 2 शूटर आके उस पर फायर कर भाग जाते हैं। पुलिस का कहना है कि 2 शूटर और उसकी प्लानिंग करने वाले 2 और लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि तबरेज ने ये खुद करवाया था। हलीम ने
2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सत्येंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारा झगड़ा रायबरेली में मुनव्वर राना की इन पुश्तैनी ज़मीनों का है जिनकी मालियत करोड़ों में है। इन ज़मीनों को बेचने के लिए मुनव्वर राना ने अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। उनके भाइयों का आरोप है कि उनके बेटे ने पिता के हिस्से की ज़मीन के साथ साथ उनके हिस्से की भी कुछ ज़मीनें बेच दी हैं। अब मुनव्वर राना के लड़के ने मुनव्वर राना को हटा के बाकी सबके नाम 307 का केस लगा दिया कि हम लोग सब अंदर हो जाएंगे और ये फिर इनके घर वालों के आगे हाथ पांव जोड़ेंगे कि भैया केस खत्म कराओ और सारी जमीन पे मैं कब्जा कर लूंगा फिर अपने हिसाब से, और जो होगा इन लोगों को टुकड़ों में पैसे दे देंगे। एक इतने बड़े शायर जिनके पूरी दुनिया में चाहने वाले हों, अगर उनका नाम इस तरह के ज़मीन जायदाद के झगड़ों में आता है तो बदनामी ज़रूर होती है, और ख़ास करके तब जबकि उन्होंने ये लिखा हो कि किसी को घर मिला हिस्से में या दूकां आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। रायबरेली में फैज़ अब्बास और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। देश भर में कोरोना की मार के बीच आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रहा है। रसोई गैस जो है 6 महीने में उसकी कीमत 140 रुपये बढ़ चुकी है प्रति सिलेंडर। खाने के तेल की बात करें तो उसकी कीमत 200 रुपये है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के ऊपर है। ऐसे में आम आदमी बीजेपी से पूछ रहा है कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा लेकर जो पार्टी सत्ता में आई है वो मोदी सरकार आखिर महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। 53 साल की रीना कार के आंसू हर उस आम आदमी के आंसू हैं जो इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई के बीच पिस रहा है। रीना कार के पति का पिछले महीने कोविड से जुड़ी जटिलता की वजह से निधन हो गया। जिंदगी भर घर संभालती रही रीना को समझ नहीं आ रहा कि वो अब घर कैसे चलाएं। हालात ये है कि उनके पास इंजीनियरिंग कर रही बेटी की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। डेथ के बाद ऐसे है कि अब मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं LIC था, LIC लेने गए तो बोले LIC से आपको लोन लेके रखे हैं, तो वहाँ भी मेरे को नहीं मिले पैसे। मेरे 2 बेटी है, दोनों पढ़ रही है, एक फर्स्ट ईयर इंजीनियर में, एक MD कर रही हैं, तो सब शादी भी नहीं हुई दोनों किसी के भी। और सब चीज़ इतने महंगे हैं, तेल और सब दो डबल रेट हो गए हैं, चावल तेल सारे चीज़ें। AC है, AC नहीं चला पाते हैं कि बिजली बिल कहाँ से भरूंगी। स्कूल का फीस, कॉलेज की फीस कुछ भी नहीं हमारे पास, अब देने लायक कुछ नहीं है पैसे। कोरोना से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। सैकड़ों लोग हर रोज खुद की जान ले रहे हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को 32 साल के बेरोजगार राकेश दास ने नोएडा के एक होटल में नाइट्रोजन गैस सूंघकर जान दे दी। सुसाइड नोट में राकेश दास ने लिखा है कि नौकरी जाने के बाद वो कर्ज से परेशान हो चुके हैं और इसे चुकाने के लिए कोई नौकरी भी नहीं है। एक व्यक्ति ने कल आत्महत्या की। सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पे गई और हमारी फॉरेंसिक की टीम भी साथ में गई थी, और वहाँ छानबीन से ये पता चला कि व्यक्ति जो चोटपुर कॉलोनी सेक्टर 63 में रहते थे, वो अपनी कुछ समस्याओं के चलते उन्होंने ये एक एक्सट्रीम स्टेप लिया है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी वहाँ छोड़ा था, जिसको पढ़ने के बाद और परिवारीजनों से बातचीत करने के बाद और अन्य स्रोतों से जानकारी जो की गई, उससे पता चला कि कुछ परेशान थे। सोचिए अगर मिडिल क्लास का ये हाल है तो गरीबों का क्या हाल हो रहा होगा। दिल्ली की इस भीषण गर्मी में हर लेबर चौक पर मजदूर अपने औजार लिया बेबस बैठा है। ना दिहाड़ी मिल रही है और ना पेट भर खाना। 50 साल के मजदूर राजकेश्वर ने तो अपने बच्चे का स्कूल से नाम भी कटवा दिया है। कहते हैं जब खाने का ही पैसा नहीं है तो स्कूल की फीस कहां से भरेंगे। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। सरकार जहां पे है अपने जगह पे वो भी अपनी ठोके जा रही है। महंगाई गरीब के ऊपर क्या बीत रही है वो तो गरीब जान रहा है कि तो उसका आत्मा ही जान रहा है कैसे बीत रहा, कैसे गुजर रहा है अपनी हालात से। 4-4, 6-6 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएं लिखाएं, क्या करें क्या ना करें, इसमें क्या हो सकता है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि स्कूल छुड़वाया है? अब छुड़वाना ही पड़ा,
2 साल तो ऐसे ही सरकारें बंद करके रखा है, तो उसमें पढ़ाना अगर पढ़ाने का क्या मतलब? छुड़वा दिया आपने? छुड़वा दिया स्कूलें। देश तो कोरोना से उबर रहा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी आम आदमी को जीने नहीं दे रही। कोविड की मार पड़ी, बेरोजगारी हुई और अब महंगाई। देश का मिडिल क्लास कहाँ जाए? वो ईमानदारी से सारे टैक्स देता है, समय से बिजली भरता है, समय से पानी का टैक्स भरता है, अपने बच्चों की फीस भरता है, ट्रैफिक में फंसता है, लेकिन उसके लिए कोई राहत नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई राहत पैकेज नहीं है और इस समय हालात खराब हैं। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़ी तीनों फेडरेशन ने ऐलान किया है कि सरकार के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ 8 जुलाई को काला दिवस मनाएंगे। राजीव रंजन की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर से लेकर कानपुर तक, महाराष्ट्र के पुणे से लेकर तमिलनाडु की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तक, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक जैसी आवाज सुनाई दी। देश भर में फैले 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की ज्यादातर जगहों पर कर्मचारियों ने ऐसे ही प्रदर्शन किया। ये विरोध तब हुआ जब सरकार हड़ताल को रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। हर जगह सरकार विरोधी नारे लगाए गए। निगमीकरण बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ, मजदूरों से मत टकराओ। काला कानून का खिलाफ में, इस ड्रैकोनियन लॉ का खिलाफ में फाइट करेंगे, आंदोलन करेंगे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को और उसका कर्मचारी को बचाने का आंदोलन हम लोग आके लेके चलेंगे। इससे पहले सरकार ने फेडरेशन की 26 जुलाई से होने वाली हड़ताल को रोकने के लिए आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश लागू कर दिया है। इस अध्यादेश के दायरे में रक्षा उत्पादन से जुड़े संस्थान रखे गए हैं। अध्यादेश के मुताबिक अगर ऐसे संस्थानों में हड़ताल की कोशिश होती है तो गैर कानूनी होगी। ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 साल की सजा और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी और को हड़ताल के लिए उकसाता है तो उसे 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार के इस कदम के बाद भी तीनों फेडरेशन ने कहा है कि वो 8 जुलाई को काला दिवस मनाएंगे। फेडरेशन ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो अध्यादेश वापस ले। 8 जुलाई को हम स्ट्राइक नोटिस देने के बजाय उसको भारत में काला दिवस के रूप में मनाएंगे, और ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये अध्यादेश कितना नुकसानदेह है। इसके साथ ही हम सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर्स को और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को भी हम सब लिखने वाले हैं कि ये सिर्फ आज डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ हो रहा है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में दूसरे तमाम सारे सेक्टर्स इससे प्रभावित होंगे। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। सेना के लिए हथियार और गोला बारूद से लेकर टैंक बनाने वाले करीब 74,000 कर्मचारियों का कहना है कि निगमीकरण के बहाने सरकार इन कारखानों का निजीकरण कर रही है। वहीं सरकार का दावा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 7 कॉरपोरेशन बनने से कारखानों को आधुनिक बनाया जा सकेगा और सेना को समय पर बेहतर हथियार मिल सकेंगे। सरकार के इस अध्यादेश ने कर्मचारियों से प्रतिरोध का हक भी छीन लिया। अब एक कर्मचारियों को तय करना है कि वो टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या फिर निगमीकरण को मान लें। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ ईडी ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मामले की जांच कर रही ईडी ने अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़ी करीब 65 करोड़ की शुगर मिल की संपत्ति को जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। ईडी ने अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी करीब 65 करोड़ रुपयों की शुगर फैक्ट्री की संपत्ति जब्त की है। राज्य सरकार में शामिल नेताओं ने इसे महाविकास आघाड़ी के खिलाफ दबाव बनाने की साजिश करार दिया है।
ये जो मामला चल रहा है ईडी, सीबीआई या और भी केंद्रीय जांच यंत्रणा की तरफ से, ये क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या है मंशा, ये सबको मालूम है। ये सब करने से महाराष्ट्र की सरकार टूट जाएगी, गिर जाएगी, उसका मनोबल गिरेगा, ऐसा किसी को लगता है तो वो भ्रम में है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चाहे आर्मी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि डर पैदा कर कर अपनी राजनीति करने का जो बीजेपी का हमेशा कोशिश रही है, वही कोशिश का ये दर्शन हो रहा है। और मैं आप लोगों को विश्वास देता हूँ कि ये कितना भी इंक्वायरी कर ले, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अजीत दादा, उनका परिवार उसमें निर्दोष मुक्त होगा। दरअसल ईडी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जांच कर रही है। आरोप है कि एमएससीबी ने सहकारी चीनी मिलों को बहुत कम दामों पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बेच दिया। इसमें कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। ईडी ने जांच में पाया कि 2010 में जरंदेश्वर सहकारी चीनी मिल को गुरु कमोडिटी सर्विस ने 65 करोड़ 75 लाख रुपयों में खरीदा। खरीदने के तुरंत बाद गुरु कमोडिटी सर्विस ने इसे जरंदेश्वर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया। इस जरंदेश्वर शुगर मिल की ज्यादातर हिस्सेदारी अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार की कंपनी स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ये सब उस समय हुआ जब अजित पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के डायरेक्टर के पद पर थे। साथ ही ईडी ने अपनी जांच में पाया कि गुरु कमोडिटी सर्विस एक डमी कंपनी है, जिसका इस्तेमाल केवल इस चीनी मिल को खरीदने के लिए किया गया। इस मामले में अजित पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए खुद को बेकसूर बताया और जांच में सहयोग करने की बात कही। चौकशी करायची असेल तर सगळ्यांचीच चौकशी केली पाहिजे आणि मुळात साखर कारखाना पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो और सीआईडी की जांच हो चुकी है और उनकी जांच में कुछ सामने नहीं आया। माजी न्यायाधीशांनी आणि ईओडब्ल्यूनी त्यांनी सगळ्यांनी केलेली आहे, त्याचा रिपोर्ट तर कुठं झाकून राहत नाही। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद अजित पवार एनसीपी के दूसरे ऐसे नेता हैं जो ईडी के रडार पर हैं। हालांकि उन्हें अभी तक नोटिस नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार और महाविकास आघाड़ी सरकार दोनों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिर से गुलजार हुआ माथेरान। और देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन कहा जाने वाला माथेरान पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मुंबई से करीब 83 किलोमीटर ये दूर है। पर्यटकों के साथ साथ जो यहाँ के कारोबारी हैं माथेरान के, वो राहत की सांस ले रहे हैं। बादलों से घिरे पहाड़ और पहाड़ों से गिरते ये खूबसूरत झरने, छायादार घने पेड़ और हरियाली से लदा देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन माथेरान पर्यटकों के लिए खुल चुका है। 1.5 साल से पाबंदियों में फंसे मुंबईकर यहाँ पहुंचकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं और फ्रेंड्स के साथ आए हैं। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय किए, अब वापस जा रहे हैं टॉय ट्रेन से। बहुत दिनों के बाद घर में बैठे थे तो अभी हम घूमने बाहर आए हैं। इट्स गुड, बहुत टाइम बाद बाहर निकलने का मौका मिला है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। इस शानदार माहौल में पहुंचने का सबसे बेहतर विकल्प टॉय ट्रेन है। कच्ची पक्की पगडंडियों पर मोटर वाहन की एंट्री नहीं है, सिर्फ घोड़े ही वाहन के तौर पर चलते हैं। करीब 30,000 जनसंख्या वाले माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। पर्यटकों की पहुंचते ही ये राहत की सांस ले रहे हैं। हमको बहुत खुश हो गए, टूरिस्ट चालू है तो हमारा जीवन टूरिस्ट के ऊपर ही है। उन लोग आएंगे तो हमको 2 पैसा मिलेगा, हमारा धंधा चलेगा, ऐसा हमारा जो कर्जा पानी छोटा मोटा वो निपट जाएगा ना, घर में भी अच्छा होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आज से ईद हो गई है हमारी, क्योंकि इतने दिनों से हमने जो बहुत सब्र करके रखे थे, अब थोड़ा सा जरा निजात मिली है कि अभी धंधा फिर से चालू होगा। एक आशा, किरण की आशा एक ऐसी लगी है कि अभी हमारा थोड़ा बहुत बिजनेस चालू होएगा, जिसका लिया दिया है लॉकडाउन में वो दिया जाएगा वापस। आज मिनिमम एक फैमिली को चलाने के लिए 20,000 मंथली इनकम चाहिए,
वो कितना खर्चा करेगा। लॉकडाउन में 3 महीना 1.5 साल में 20,000 के हिसाब से बोलो तो 2-2.5 लाख रुपए सेविंग में से निकल गया है। प्लस अभी इन्वेस्टमेंट करना है नया, जो स्टॉक था वो फेंक दिया है, स्टॉक जितना भी था उतना सब फेंक दिया। अभी स्टॉक भी चला गया, इन्वेस्टमेंट चला गया, प्रॉफिट भी चला गया। अभी फिर से जीरो से नया चालू करना है। समाज सेवी भी लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। माथेरान के घोड़ों और यहाँ के लोगों के लिए फंड रेज करने के लिए मुंबई के छोटे बच्चे भी मदद कर रहे हैं। ये और एक मुहिम शुरू हुआ है कल से, जो यहाँ रोज 200-250 लोगों को, जो यहाँ के स्टाफ है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, घोड़े वाले हैं, उनको यहाँ रोज रेडी कुक्ड मील्स मिलेगा और यहाँ इस टाइम पे यहाँ ये खाना बटेगा और लोगों की ये भूख को मिटाएंगे। स्टूडेंट्स प्लीज हमसे जुड़िए ताकि हम लोग और लोगों की हेल्प कर सकें। महाराष्ट्र भर में तीसरे स्तर की पाबंदियां लागू हैं, लेकिन माथेरान में पर्यटन शुरू करने की जोरदार मांग रही, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजगार केवल पर्यटकों पर निर्भर है। होटल और अन्य सुविधाएं सीमित हैं, लेकिन पर्यटन को शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर ये हिल स्टेशन अब फिर से फलता फूलता नजर आ रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।